हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन कृष्णा एजुकेशनल चैनल। स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाला वीडियो में मैं जो आपका बेसिक पॉइंट के साथ आपको जो प्रश्नावली 1A का था, हमने उसको अच्छे से डिटेल्स डिस्कस किया था। इसको कवर करने से पहले इसका पूरा बेसिक भी कवर किया था। अब हम चल रहे हैं 1B की तरफ। एक्सरसाइज जो 1.B को स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट है, उनको जान लेते हैं। तो चलिए, पहला पॉइंट जानना है वो है पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय क्या होता है ये जान लीजिए। चलिए, इसमें देखिए पूर्णांकों के समुच्चय को Z या I से प्रदर्शित करते हैं। आपको इसमें लगा है, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि पूर्णांक वह होता है वह संख्या जिसमें शून्य के साथ धनात्मक और ऋणात्मक वाली सभी संख्याएं सम्मिलित हो, हमारा क्या होता है, वो पूर्णांक होता है, वह पूर्णांकों का समुच्चय होता है। पूर्णांकों का समुच्चय को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको कहीं सिंबल या आपको सिर्फ Z लिखा है तो आपको Z से ये समझना पड़ेगा कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जीरो भी सम्मिलित है। पॉजिटिव सभी संख्या, नेगेटिव भी सभी संख्या से सम्मिलित है और इसके साथ साथ जीरो भी है। तो अगर नंबर लाइन पर हमें रिप्रेजेंट करना होगा, हमें कि पूर्णांकों को, इंटीजर नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा, तो आपको एक ऐसी लाइन देनी है, बीच में जीरो लेना है और इसके राइट साइड में आपको 1 से लेकर आपको अप टू इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। आपको ये सभी नेचुरल नंबर हैं। इसके लेफ्ट साइड में भी माइनस नेगेटिव तो इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो आपको देखिए, जो जीरो के राइट साइड में ये सब या तो प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं या तो धनात्मक पूर्णांक इन्हीं को बोलते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव में रहती है। और जीरो के लेफ्ट साइड में जो ये निगेटिव संख्या यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक बोले जाते हैं। और देखिए, जीरो के साथ अगर इसको ऐड कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या में तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। नोट क्या है, पूर्णांकों में ना तो कोई सबसे बड़ी संख्या होती है ना तो कोई सबसे छोटी संख्या होता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी जा रही है, ये भी इन्फिनिटी जा रही है। आप इसमें बता सकते हैं इससे यानी कि पूर्णांकों में सबसे बड़ी संख्या क्या है। आप देख रहे हैं अप टू ये बढ़ता है यार। अब चलते हैं पूर्णांकों के भी विशेषताओं होती है। तो पूर्णांक की क्या क्या विशेषताएं होती है, इनको मैं डिस्कस करूंगा। जो भी रूल्स, जो भी नियम आपको पहले बताए जा चुके हैं, वही सभी नियम्स पूर्णांक में भी लागू होंगे। जैसे यहाँ पूर्णांकों में योग और गुणन की संख्या निम्नलिखित नियमों का पालन करती है। तो पहला है संवर्ग नियम। योग के साथ देखिए, योग के साथ संवर्ग नियम आपको पहले वीडियो में बताया गया है और गुणा के साथ भी देखो। संवर्ग नियम आपको पता है, अगर कोई A और B, कोई दो हमारा क्या है, पूर्णांक है, तो इनको जोड़ेंगे तो भी पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, ये हमारा योग के साथ संवर्ग नियम लग रहा था। और गुणा के साथ अगर करें, ये भी कोई पूर्णांक उठा लीजिए, इनका गुणा करिए तो भी पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये संवर्ग नियम था जो कि गुणा के साथ लग रहा था। एग्जाम्पल के लिए 2 + 3 करिए भाई, ये भी 5 आ गया, ये भी पूर्णांक है। और इनका मल्टीप्लाई करिए तो आपका 6 आ गया, जो कि पूर्णांक ही है। तो ये संवर्ग नियम था। जो क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम क्या है, क्रम को बदल दीजिए। जैसे A + B है, अब इनको आप B + A करेंगे तो भी पूर्णांक ही मिले। A + B करके जोड़िए, चाहे B + A करके जोड़िए, आपको हर एक केस में इक्वल आंसर मिलेंगे। उसी प्रकार गुणा के साथ भी इनका होता है कॉम्बिनेशन। B × A करिए, चाहे A × B करिए, आपको आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट चलते हैं, आप करके देख लीजिए। इन्हीं संख्याओं का आपस में गुणा करके देख लीजिए। 3 + 2 करिए, चाहे 2 + 3 करिए। ठीक है, आपको 5 ही मिलने वाले हैं। आगे देखिए, अगला है जो है वो सहचर नियम है। सहचर नियम भी देख लीजिए यहाँ पे। सहचर नियम योग के साथ कैसे है, A+ ब्रैकेट में आपको B + C है, ऐसे जोड़िए, या तो आप ऐसे करिए, A + B करिए, B + C करिए। ये सहचर नियम आपको योग के साथ लगता है। और मल्टीप्लाई में भी यही सेम टू सेम ऐसे यूज होता है। आपको सहचर नियम मल्टीप्लाई के साथ आपको ऐसे लगेंगे। अगला है निरसन नियम। हाँ, ये निरसन नियम यहाँ से यूज हो रहा है, जो कि पहले में नहीं बताया गया पहले इसको। निरसन नियम क्या है, यदि A B C 3 पूर्णांक हो तो वे निरसन नियम का पालन करते हैं। निरसन नियम देखो भैया क्या कहता है, नियम पहला कह रहा है कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं इसको इंग्लिश में। जो पहला नियम निरसन नियम का, वो कह रहा है कि यदि A + B = A + C हो तो आपका B जो है वो C के बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए, अगर जब A + B = B + C होगा तो आपका A कैंसिल नहीं हो जाएगा। A पॉजिटिव है, उस जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आपको यहाँ B बचेगा और C बचेगा। तो ये निरसन नियम का पहला है। सेकंड देखते हैं, कह रहा है कि यदि AB = AC को हो तो B जो है वो C के बराबर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आपका A यहाँ भी तो कैंसिल हो रहा है, A दोनों साइड सेम है इसलिए कट जा रहा है, तो बचेगा कि यहाँ B बचेगा और इधर C बचेगा। तो इसलिए डायरेक्टली यहाँ B = C बन गया। ध्यान रखिएगा, दोनों कंडीशन में A का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो निरसन नियम का पालन वो होगा वहाँ पे। निरसन नियम का यूज आपको फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन में करना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर निरसन नियम का यूज हुआ है। तो अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, चलिए।
तो स्टूडेंट्स अगला पॉइंट है, कुछ नोट्स है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहला है कि पूर्णांकों में 0 को योगात्मक तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं और 1 को गुणात्मक तत्समक यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ये नोट्स पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। 0 को योगात्मक तत्समक अवयव और 1 को गुणात्मक तत्समक अवयव यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। और अगला जो पॉइंट है, आपको समपूर्णांक है, आपको जान ही रहे समपूर्णांक सम संख्या क्या होती है, वहीं पूर्णांक लगा दी तो प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे। विषम पूर्णांक यानी कि जो विषम संख्या होती हैं, पूर्णांक बोला है तो आपको प्लस माइनस दोनों उठा लेनी है। तो अगला है निरपेक्ष मान। ठीक है, पूर्णांकों का निरपेक्ष मान क्या होता है? यदि ए कोई पूर्णांक, कोई भी नंबर ले लीजिए, ए की जगह कोई भी पूर्णांक चाहे पॉजिटिव को चाहे नेगेटिव को हो, तो उसके निरपेक्ष मान को हमेशा मॉड में प्रदर्शित करते हैं ना, मॉडुलस ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं, मॉड बोलते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे -5 है तो -5 का जो मॉड होगा वो +5 होगा। क्यों? क्योंकि निरपेक्ष मान कभी नेगेटिव नहीं रखते हैं, निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक लेते हैं। इसलिए अगर यहाँ पे देखिए, अगर कोई मॉड ऑफ ए है तो यही रह जाएगा कि यह पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देना पड़ेगा। नोट्स पॉइंट्स को देखिए, यहाँ पे निरपेक्ष मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला पॉइंट है शून्य का निरपेक्ष मान शून्य नहीं होता है, क्योंकि मॉडुलस 0 तो 0 ही रह जाएगा। अगला पॉइंट है किसी पूर्णांक ए का योगात्मक प्रतिलोम -a होता है। अगर कोई ए आपका कोई पूर्णांक जैसे 7 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम करने के लिए आपको -7 कर देना पड़ेगा। ये योगात्मक प्रतिलोम है, यानी कि योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए किसी भी संख्या केवल साइन चेंज कर देना पड़ेगा। इसको मैं पूरे डिटेल्स एग्जांपल के साथ पहले वीडियो में डिस्कस किया था। आगे देखिए, किसी पूर्णांक a/b का गुणात्मक प्रतिलोम b/a हो जाता है, यानी कि उसी का इनवर्स हो जाता है। अगर आपके पास 1/7 है, 1/7 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो आप इसी से मल्टीप्लाई, यानी कि 7/1 से इसकी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए आपका 1/7 का जो है कि गुणात्मक प्रतिलोम 7/1 हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम में देखा ये जाता है कि ऐसी संख्या आपको ढूंढना पड़ती है जिससे इन दी गई संख्या में गुणा करने पर 1 बन जाए। देखिए 7 से 7 कैंसिल तो बचेगा आपका 1। किसी भी संख्या का यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम ऐसे निकालते हैं, उसी संख्या में इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणात्मक प्रतिलोम आ जाएगा। तो ये रहा है बेसिक पॉइंट एक्सरसाइज 1.b के लिए। अब मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज 1.b पे चलते हैं, जिसको आपको इंतजार था। यहाँ पे आ गए हैं हम प्रश्नावली 1.b के। मैंने पहले ही बता रखा था कि ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो बेसिक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरा रतन पब्लिकेशन की बुक है, डॉक्टर मनोहर रे की बुक से चल रही है मैं। तो अगर आप उस बुक से स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर समझ में आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। आपके पास ये जो पूर्णांक दिए गए हैं, आपको मैंने पहले ही बताया कि योगात्मक प्रतिलोम के लिए केवल साइन चेंज कर देना है और गुणात्मक प्रतिलोम के लिए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन सभी का आप योगात्मक प्रतिलोम देख लीजिए। कोई साइन चेंज किया गया, -7 का 7, 0 का तो 0 ही रहेगा, 1 का -1 हो जाएगा, -a+b का योगात्मक प्रतिलोम आपको साइन को हटा देना है, b+a+b हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वितरण नियम से इतना का मान निकालिए। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि वितरण नियम क्या होता है। देखिए वितरण नियम हमने यहाँ पर लिख रखा है। वितरण नियम को मैंने पूरा डिटेल्स एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया था पहले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे देख सकते हैं जाकर के। पहले वितरण नियम, वहाँ सभी नियमों को मैंने डिस्कस किया था। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे दिया है वितरण नियम। योग के वितरण नियम से मैंने इस कोर्स में 15 × 32 को मैंने यहाँ पे क्या क्या मैंने वितरण किया है इसका। तो ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ अंदर दोनों के साथ, 30 के साथ और 2 के साथ भी। तो इतना इन दोनों का सम कर दिए, वितरण नियम से इसका ये आंसर आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सही दर्शाए कि योग संख्या प्रयोग का वितरण नियम असत्य है। ये क्वेश्चन में आपको एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कि क्या आपके पास ये कोई नियम है, आपको 3 + 4 वितरण नियम है, आपको पता है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे पास 3 + 4 + 5 इस प्रकार से कोई संख्या है। तो देखिए क्या होता है, और 3 + 9 = 12 आ गया। अगर हम इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो अगर इनको वितरित कर देते हैं, यानी कि वितरण नियम का यूज कर देते हैं इस पर, तो देखिए क्या होता है, योग का वितरण नियम, ध्यान रखना योग का वितरण नियम बोला है, ठीक है। तो योग के वितरण नियम से अगर हम इनको यूज यानी कि प्रसारित कर, जैसे योग का वितरण नियम ए है, प्लस में b + c, तो ए बन रहा है a + b, प्लस में b + c बन रहा है, ठीक है। तो इन योग के वितरण नियम से इनको अगर वितरित कर रहे हैं तो देखिए क्या बनता है, इस प्रकार बनेगा 3 + 4 प्लस में 3 + 5 7 + 8 आ गया, यहाँ पे आ गया 15। तो देखिए हम जो एग्जाम्पल लिए थे यहाँ पे करें तो 12 आ गया। जब वितरण नियम इसको वितरित कर दिए तो 15 आ गया। दोनों साइड इक्वल नहीं आए, देखिए यहाँ पे ये इक्वल नहीं आए। अतः यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल पर ये जो हमने उदाहरण भी समझा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
योग का वितरण नियम यहाँ पे असत्य बन रहा है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः धन पूर्णांकों में योग की संख्या पर वितरण नियम असत्य होती है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगला भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखिए इसको। दशाएं के पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। इनकी योगात्मक नियम जो है पूर्णांकों में वे अद्वितीय यूनिक होता है, ऐसा और कोई नियम नहीं होता है। समझाने का मतलब ये है, मान लीजिए एक हमारा कोई धन पूर्णांक है, देखो समझने के लिए, ये हमारा धन पूर्णांक है, बी दूसरा धन पूर्णांक ले लेते हैं, ठीक है। माना ए भी कोई धन पूर्णांक है, तब अगर संवर्ग नियम लगा देते हैं, ए प्लस बी करिए चाहे बी प्लस सी करिए, आपको पूर्णांक ही मिलेगा, ठीक है। चाहे आपको 2+3 करिए चाहे 3+2 करिए, तो यहाँ भी 5 जो कि पूर्णांक है, यहाँ भी 5 जो कि पूर्णांक है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल के लिए हमने लिख रखा है, देखिए a = 2 b = 3 ले लिए, तो a प्लस बी कर रहे हैं तो 5 आया पूर्णांक, b प्लस से किए 5 आया पूर्णांक। अतः देखिए दोनों में यूनिक आया है ना, ठीक है। अतः पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। आपको पूर्णांकों में जो कि नियम है, योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। आप चाहे हमने संवर्ग नियम का यूज किया है, आप किसी भी नियम का यूज करिए, क्रम विनिमय नियम का, चाहे सहचर नियम का, चाहे आप किसी भी नियम का यूज करिए, ध्यान रखिएगा का योग से रिलेटेड ही होने चाहिए, योग के नियम पे होने चाहिए वो, तो आपको दोनों साइड इक्वल सेम आंसर आएंगे। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कंप्लीट क्वेश्चन हमारा पर्सनली 1B का कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार और वीडियो पाने के लिए और बेसिक पॉइंट जानने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके जो भी रतन पब्लिकेशन के बुक से पढ़ा रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।